हेलो एवरीवन, आई एम सन्नी, योर फिजिक्स टीचर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस लेक्चर से हम एक नए चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं और इस चैप्टर का नाम है हीट ट्रांसफर। और आज के इस लेक्चर में हम मोड ऑफ हीट ट्रांसफर पढ़ेंगे, मतलब कितने तरीके से हीट ट्रांसफर हो सकती है। और वो तीन तरीके हैं, फर्स्ट कंडक्शन, सेकंड कन्वेक्शन एंड थर्ड इज रेडिएशन। तो आज के इस लेक्चर में हम इन तीनों तरीकों को, मतलब ये जो तीनों तरीके हैं मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर, इनको थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे। तो आज के इस लेक्चर से हम एक नए चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस चैप्टर का नाम है हीट ट्रांसफर। हीट ट्रांसफर का मतलब क्या होता है? फ्लो ऑफ हीट एनर्जी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ठीक है, तो अब देखो हीट कितने तरीके से ट्रांसफर हो सकती है। मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर, तीन तरीके से हीट ट्रांसफर हो सकती है एक जगह से दूसरी जगह। पहला तरीका है कंडक्शन और दूसरा है कन्वेक्शन और तीसरा है रेडिएशन। ठीक है, तो देखो आज के इस लेक्चर में हम इन तीनों मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर को थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे। ठीक है, और ये जो हमारा चैप्टर है ना हीट ट्रांसफर, इसमें कंडक्शन को पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छे से डिटेल में। इस चैप्टर में हीट ट्रांसफर चैप्टर में हम कंडक्शन को डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, कंडक्शन जो मोड ऑफ हीट ट्रांसफर है ना, इसको डिटेल में पढ़ेंगे हम इस हीट ट्रांसफर चैप्टर में। ठीक है, लेकिन आज के इस लेक्चर में हम इन तीनों मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर को थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे। ठीक है, और जो नेक्स्ट चैप्टर आएगा ना रेडिएशन, उसमें इसको डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट चैप्टर का नाम ही रेडिएशन होगा, उसमें इस थर्ड मोड ऑफ हीट ट्रांसफर को डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में तो हम इन तीनों मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर को थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे। तो सबसे पहला है कंडक्शन, बारी बारी पढ़ेंगे, फिर कन्वेक्शन और फिर रेडिएशन। तो देखो सबसे पहला मोड ऑफ हीट ट्रांसफर कंडक्शन। तो देखो मान लो मेरे पास एक रोड है। ठीक है, और रोड के इस एंड के नजदीक आग जली हुई है। ठीक है, फायर, आग जला रखी है मैंने, और ये मेरे पास एक रोड है, रोड होती है ना। तो देखो इस रोड को मैं यहां पे अपने हाथ से पकड़े हुए हूं। ठीक है, और इस रोड के इस एंड के नजदीक मैंने आग जला रखी है। तो अब देखो क्या होगा, रोड का टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। ठीक है, मतलब यहां से हीट एनर्जी इस तरफ फ्लो करेगी, इसको हम फील भी कर सकते हैं। हीट एनर्जी इस तरफ फ्लो करेगी और यहां तक फ्लो कर जाएगी, मतलब हम यहां पे थोड़ा थोड़ा अपने हाथ से गर्म महसूस कर सकते हैं रोड के इस एंड को। तो देखो रोड के अंदर क्या होंगे, एटम्स या मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो देखो मैंने यहां पे आग जला रखी है रोड के इस एंड के नजदीक, या रोड के इस एंड को मैं आग के नजदीक लाया, तो इस रोड का टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, मतलब ये रोड हीट एनर्जी को खाती जाएगी, इस तरफ भी हीट एनर्जी फ्लो करेगी। ठीक है, लेकिन देखो इनिशियली क्या होगा,
रोड के हर पॉइंट का टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, ठीक है, और इस तरफ हीट फ्लो करेगी। लेकिन रोड का ये एंड यहां से जितनी हीट एनर्जी गेन कर रहा है ना, जितनी हीट एनर्जी ले रहा है, रोड के इस एंड तक उतनी हीट एनर्जी नहीं पहुंचेगी। तो इसका मतलब इनिशियली ये रोड हीट एनर्जी खाएगी, ठीक है, हाँ हीट का फ्लो जरूर होगा, लेकिन इस एंड से जितनी हीट एनर्जी मिल रही है, ठीक है, क्योंकि आग जला रखी है ना नीचे, उतनी हीट एनर्जी यहां पे नहीं पहुंचेगी। तो इसका मतलब इनिशियली कुछ देर तक ये रोड हीट एनर्जी को खाएगी, तो इस रोड का टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। यहां पे इस रोड के इस एंड को जितनी हीट एनर्जी मिल रही है वहां तक उतनी हीट एनर्जी नहीं पहुंचेगी। यहां पे हीट एनर्जी पहुंचे तोगी, लेकिन उतनी हीट एनर्जी नहीं पहुंचेगी। तो रोड का टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, ठीक है। रोड के डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स पे रोड का टेम्परेचर अलग अलग होगा, ये भी ध्यान रहे, ठीक है। और रोड का टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, और रोड के डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पे टेम्परेचर क्या होगा, अलग अलग होगा। अभी तक ये रोड हीट एनर्जी को खा रही है, इसका मतलब यहां से जितनी हीट एनर्जी मिल रही है ना, उससे कम हीट एनर्जी इस एंड पे पहुंच रही है, ठीक है। तो रोड का टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो देखो स्टेडी स्टेट पे मतलब काफी टाइम बाद क्या होगा, रोड का ये एंड कुछ TH टेम्परेचर पे आ जाएगा, और रोड के इस एंड का टेम्परेचर होगा TL, ठीक है। और मान लो रोड की लंबाई है L, ठीक है। तो स्टेडी स्टेट पे क्या होगा कि अब ये रोड यहां से जितनी हीट एनर्जी लेगी ना, उतनी ही हीट एनर्जी मुझे रोड के इस एंड पे भी मिलेगी। ऐसे हीट एनर्जी का फ्लो होगा, और अब ये रोड यहां से जितनी हीट एनर्जी लेगी ना, उतनी ही हीट एनर्जी यहां पे पहुंचेगी। अब रोड हीट एनर्जी को खाएगी नहीं, ठीक है, जितना खाना था हीट एनर्जी को रोड ने वो खा चुकी। अब स्टेडी स्टेट पे पहुंच चुकी है रोड। तो यहां पे x इज इक्वल टू 0, और यहां पे x क्या होगा, L होगा, रोड की लंबाई L। तो स्टेडी स्टेट को ही पढ़ते हैं हम बेसिकली, ठीक है। स्टेडी स्टेट मतलब काफी टाइम बाद में क्या होगा, यहां पे जितनी हीट एनर्जी मिल रही है ना, यहां पे भी उतनी ही हीट एनर्जी पहुंचेगी। मतलब अब रोड कोई हीट एनर्जी नहीं खाएगी, और स्टेडी स्टेट पे रोड का टेम्परेचर देखो कैसे वेरी करेगा। यहां पे एट x इज इक्वल टू 0 टेम्परेचर होगा TH, ठीक है। और रोड के इस एंड पे मतलब जब x कितना होगा L, जब x कितना होगा L, तो रोड का टेम्परेचर होगा TL, मतलब रोड के इस एंड का टेम्परेचर एट स्टेडी स्टेट TL, ठीक है। और स्टेडी स्टेट पे रोड का टेम्परेचर वर्सेज x ऐसा स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा। यहां पे टेम्परेचर TH, जैसे मैं इस तरफ जाऊंगा टेम्परेचर घटता जाएगा रोड का, ठीक है, स्टेडी स्टेट पे और घटता जाएगा। रोड के इस एंड पे टेम्परेचर कितना होगा TL, ठीक है। अब देखो स्टेडी स्टेट पे क्या हो रहा है, यहां से रोड जितनी हीट एनर्जी ले रही है ना हर सेकंड में, उतनी ही हीट एनर्जी रोड के इस एंड तक पहुंच रही है, ठीक है। और स्टेडी स्टेट पे मतलब काफी टाइम बाद जब ये रोड हीट एनर्जी को खाना बंद कर देगी, मतलब रोड के इस एंड को जितनी हीट एनर्जी मिल रही है रोड के इस एंड तक उतनी ही हीट एनर्जी पहुंच जाए। तो देखो रोड के इस एंड पे टेम्परेचर सबसे ज्यादा होगा TH, और रोड के इस एंड का मतलब रोड के इस एंड पे टेम्परेचर वो सबसे कम होगा TL। तो जैसे इस तरफ जाऊंगा तो रोड का टेम्परेचर क्या होता जाएगा, लीनियरली घटता जाएगा, ठीक है।
तो देखो टेम्परेचर जितना ज्यादा होता है एटम्स के वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है, तो रोड के अंदर ये जो एटम है या जो पार्टिकल है वो ऐसे वाइब्रेशन कर रहा होगा, और मैं इस तरफ गया, एक एटम ये भी है रोड का, तो इसका जो वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड है इससे कम होगा, क्योंकि यहां पे टेम्परेचर थोड़ा सा कम हो गया, TH से थोड़ा सा कम है। ठीक है, और यहां पे टेम्परेचर और कम हो गया तो एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन और कम हो जाएगा, यहां पे एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन और कम हो जाएगा। ठीक है, तो स्टेडी स्टेट पे देखो क्या हो रहा है, रोड के इस एंड पे टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा TH, और इस एंड पे भी टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा TL, और रोड का मान ले पर्टिकुलर ये पॉइंट है, तो यहां पे भी टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा TH और TL के बीच में। ठीक है, ठीक है, और अब रोड हीट एनर्जी को खाएगी नहीं। स्टेडी स्टेट पे क्या होता है, यहां से जितनी हीट एनर्जी मिलेगी ना वो ऐसे फ्लो करेगी, और रोड का कोई भी पॉइंट हीट एनर्जी को खाएगा नहीं। यहां से जितनी हीट एनर्जी मिलेगी वो ऐसे यहां तक पहुंच जाएगी। वो पहुंचती कैसे है, तो देखो रोड के एटम्स या मॉलिक्यूल्स वो क्या करते हैं, वाइब्रेशनल मोशन करते हैं, वाइब्रेट करते हैं अबाउट देयर मीन पोजीशंस। ठीक है, तो ये जब एक दूसरे से आपस में टकराएंगे ना, तो ये जो एटम है रोड का, ये कुछ वाइब्रेशनल एनर्जी इसको दे देगा। ठीक है, इस एटम को सारे वाइब्रेशनल मोशन परफॉर्म कर रहे हैं, ये सबसे ज्यादा एम्पलीट्यूड का वाइब्रेशनल मोशन परफॉर्म कर रहा है, ये सबसे कम एम्पलीट्यूड का वाइब्रेशनल मोशन परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो इसने हीट एनर्जी इस एटम को हैंड ओवर की, मतलब जब इसका कोलिजन इस एटम के साथ हुआ। ठीक है, और जब इसके साथ कोलिजन होगा, क्योंकि ये दोनों वाइब्रेट कर रहे हैं, अलग अलग एम्पलीट्यूड का वाइब्रेशनल मोशन परफॉर्म कर रहे हैं, तो जब इसका कोलिजन इसके साथ होगा तो ये एटम इसको वही हीट एनर्जी सौंप देगा, या वाइब्रेशनल एनर्जी बोल दो या हीट एनर्जी। तो उसके बाद में ये एटम इसको वो वाइब्रेशनल एनर्जी या हीट एनर्जी सौंप देगा, ऐसे ही ये एटम इसको वही वाइब्रेशनल एनर्जी या हीट एनर्जी सौंप देगा। मतलब यहां पे इस एंड पे जितनी वाइब्रेशनल एनर्जी मिल रही है ना, उतनी ही यहां पे पहुंच जाएगी। ऐसा होता है स्टेडी स्टेट पे। ठीक है, और स्टेडी स्टेट पे टेम्परेचर लीनियरली डिक्रीज होगा, रोड का टेम्परेचर लीनियरली डिक्रीज होगा। ठीक है, यहां का टेम्परेचर, रोड के इस एंड पे टेम्परेचर TH ही रहेगा स्टेडी स्टेट पे। अब बेशक टाइम बेशक पास होता रहे, और रोड के इस एंड पे टेम्परेचर TL ही रहेगा। तो जैसे मैं इस तरफ जाता जाऊंगा ना, रोड का टेम्परेचर कम होता जाएगा लीनियरली। ठीक है, किसी पर्टिकुलर टाइम पे, मान लो रोड का ये पॉइंट मान लिया मैंने। ठीक है, रोड का मैंने कोई ये पर्टिकुलर पोजीशन मान ली है। अब स्टेडी स्टेट तो आ चुकी है, अब बेशक टाइम पास होता जाए, रोड के इस पॉइंट का टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। ठीक है, इतना रहेगा। मान लो ये मैंने मान ली x0, और ये टेम्परेचर है रोड के इस पॉइंट का टेम्परेचर T0। ठीक है, तो स्टेडी स्टेट तो आ चुकी है। रोड यहां पे स्टेडी स्टेट पे क्या होता है, रोड हीट एनर्जी को खाएगी नहीं, उसको जितनी हीट एनर्जी यहां पे मिल रही है उतनी ही हीट एनर्जी इस एंड पे भी पहुंच जाएगी। ठीक है, और वो पहुंचती कैसे है, रोड के जो एटम्स या मॉलिक्यूल्स होते हैं वो वाइब्रेशनल मोशन परफॉर्म करते हैं अबाउट देयर मीन पोजीशन, वो करते रहते हैं। तो स्टेडी स्टेट पे सबसे ज्यादा टेम्परेचर यहाँ पे होगा, सबसे कम यहाँ पे, और जैसे मैं इस तरफ जाता जाऊंगा टेम्परेचर लीनियरली इंक्रीज होगा रोड का, तो इस एटम का एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन सबसे ज्यादा होगा, इसका इससे कम होगा,
मतलब एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन एटम्स का वो कम होता जाऊंगा। जैसे मैं इस तरफ जाऊंगा रोड के, तो वाइब्रेट तो कर रहे हैं लगातार एटम्स, तो ये इससे टकराएगा। इसको यहां पे जितनी हीट एनर्जी मिली है इस आग से, ये इसको सौंप देगा, फिर ये इससे टकराएगा, उतनी हीट एनर्जी को ये इसको सौंप देगा। मतलब अब रोड है ना, हीट एनर्जी को खा नहीं रही, फिर ये इससे टकराएगा, उतनी हीट एनर्जी को ये इसको सौंप देगा, फिर ये इससे टकराएगा, उतनी हीट एनर्जी को ये इसको सौंप देगा। ठीक है, तो देखो हम स्टेडी स्टेट का ही जिक्र करेंगे, ठीक है, इस पूरे चैप्टर में, हीट ट्रांसफर चैप्टर में, और कंडक्शन को ही पढ़ेंगे इस पूरे हीट ट्रांसफर चैप्टर में, और स्टेडी स्टेट पे ही हीट के फ्लो को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो स्टेडी स्टेट पे क्या होता है, रोड के इस एंड को जितनी हीट एनर्जी मिल रही है ना, वो यहां तक पहुंच जाएगी। मतलब स्टेडी स्टेट के बाद में रोड हीट एनर्जी को खाती नहीं है, ये एटम्स एक दूसरे को उतनी ही हीट एनर्जी हैंड ओवर करते रहेंगे, सौंपते रहेंगे। ठीक है, तो देखो यहां पे हीट एनर्जी का फ्लो ऐसे हो रहा है, क्योंकि ये एटम इसको हीट एनर्जी सौंप रहा है उतनी ही, ये एटम इस एटम को हीट एनर्जी उतनी ही सौंप रहा है, ये एटम इस एटम को हीट एनर्जी सौंप रहा है, हैंड ओवर कर रहा है, तो हीट एनर्जी का फ्लो ऐसे हो रहा है ना। तो लेकिन यहां पे ये ध्यान रहे, एटम्स या मॉलिक्यूल्स की, एटम्स या मॉलिक्यूल्स इस तरफ नहीं चल रहे, वो तो वाइब्रेटरी मोशन परफॉर्म करेंगे अबाउट देयर मीन पोजीशंस। हीट एनर्जी फ्लो कैसे कर रही है, ये इससे टकराएगा ड्यूरिंग वाइब्रेशन, ये इसको सौंप देगा हीट एनर्जी, फिर ये इससे टकराएगा, ये इसको सौंप देगा। ठीक है, फिर ये इससे टकराएगा, उतनी हीट एनर्जी ये इसको सौंप देगा, ये इससे टकराएगा, उतनी हीट एनर्जी ये इसको सौंप देगा। तो यहां पे एक तरह से इन एटम्स या मॉलिक्यूल्स का फ्लो नहीं हो रहा, ये तो अपनी अपनी मीन पोजीशंस के अबाउट वाइब्रेटरी मोशन परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, और हीट का फ्लो भी होता जा रहा है, और क्योंकि स्टेडी स्टेट की बात कर रहे हैं, तो अब रोड कोई हीट एनर्जी नहीं खाएगी, जितनी हीट एनर्जी रोड के इस एंड को यहां पे मिल रही है थ्रू फायर, उतनी यहां पे पहुंच जाएगी। ठीक है, और वो पहुंचेगी कैसे, वो आपको पता चल गया, ये सारे वाइब्रेशनल मोशन परफॉर्म कर रहे हैं अलग अलग एम्पलीट्यूड के, तो ये जब इससे टकराएगा ये इसको सौंप देगा हीट एनर्जी, ये इससे टकराएगा तो ये इसको सौंप देगा, ये इससे टकराएगा तो ये इसको सौंप देगा, ये इससे टकराएगा ये इसको सौंप देगा, उतनी हीट एनर्जी जितनी यहाँ पे हमें हीट एनर्जी मिल रही है उतनी यहाँ पे पहुंच जाएगी। ठीक है, स्टेडी स्टेट पे ऐसा ही होता है, और स्टेडी स्टेट पे टेम्परेचर वर्सेज एक्स ग्राफ कुछ ऐसा आएगा, स्ट्रेट लाइन, यहाँ पे x0 यहाँ पे xl है, रोड की लंबाई मान लो l, तो यहाँ पे टेम्परेचर TH रहेगा और यहाँ पे TL, TH ऑब्वियसली विल बी ग्रेटर देन TL। ठीक है, तो जैसे मैं इस तरफ जाता जाऊंगा रोड का टेम्परेचर कम होता जाएगा। स्टेडी स्टेट पे देखो क्या होगा, मान लो मैंने रोड का एक पर्टिकुलर पॉइंट चूज कर लिया, ठीक है, यहां का टेम्परेचर है T0, रोड के इस पॉइंट का टेम्परेचर T0 और ये डिस्टेंस x0। ठीक है, तो अब स्टेडी स्टेट तो पहुंच चुकी है, अब बेशक टाइम पास होता रहे, रोड के इस पॉइंट पे टेम्परेचर T0 ही रहेगा। ठीक है, क्योंकि स्टेडी स्टेट पे अब रोड हीट एनर्जी को खा नहीं रही, जितनी उसको यहां पे मिल रही है वहां तक पहुंच जा रही है। ठीक है, जब मैंने बिल्कुल शुरुआत में इस रोड को फायर के नीचे रखा था ना, इस पोजीशन पे बिल्कुल शुरुआत में, बिल्कुल इनिशियली, तो तब तो क्या होता है, रोड के हर पॉइंट का टेम्परेचर बढ़ता है विद टाइम, तब रोड हीट एनर्जी को खाती है एक्चुअली में, इन रियलिटी। तो तब यहां पे जितनी हीट एनर्जी मिल रही होती है ना रोड को, यहां तक उतनी नहीं पहुंचती, हीट फ्लो तो करती है हीट एनर्जी, लेकिन यहां पे उतनी हीट एनर्जी नहीं पहुंच पाती, और ऐसे टाइम पास होता गया, पास होता गया, पास होता गया, तो कुछ टाइम बाद स्टेडी स्टेट आ जाती है, जब रोड हीट एनर्जी को खाना बंद कर देती है, तब टेम्परेचर वर्सेज एक्स, ये ग्राफ कुछ ऐसा आएगा, इस एंड का टेम्परेचर TH, इस एंड का टेम्परेचर TL हो जाएगा। ठीक है,
और स्टेडी स्टेट पे अब बेशक टाइम पास होता रहे, रोड के इस एंड का टेम्परेचर TH ही रहेगा, इस एंड का टेम्परेचर TL, और रोड के इस पॉइंट पे टेम्परेचर मान लो समथिंग T0 है। अब बेशक टाइम पास होता रहे, रोड के इस पॉइंट पे टेम्परेचर T0 ही रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे हीट फ्लो कैसे कर रही है स्टेडी स्टेट पे, या इवन बिफोर स्टेडी स्टेट। स्टेडी स्टेट पे तो क्या है कि यहाँ पे जितनी हीट एनर्जी मिल रही है ना रोड के इस एंड को, वहां तक उतनी ही पहुंच जाएगी। और यहाँ पे टेम्परेचर सबसे ज्यादा, यहाँ पे सबसे कम, टेम्परेचर लीनियरली डिक्रीज हो रहा है ना। और इसका मतलब रोड के इस एटम का एम्पलीट्यूड वो सबसे ज्यादा होगा, इसका उससे कम, इसका उससे भी कम। एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेटरी मोशन कम होता जाएगा। तो जब ये वाइब्रेट करेंगे तो एक दूसरे से टकराएंगे ना, तो हीट एनर्जी ये इसको दे देगा, जब ये इससे टकराएगा ये इसको दे देगा, जब ये इससे टकराएगा ये इसको दे देगा, जब ये इससे टकराएगा ये इसको दे देगा। स्टेडी स्टेट पे क्या होता है, यहां पे जितनी हीट एनर्जी मिली, इसने इसको दे दी, इसने इसको दे दी, इसने इसको दे दी, इसने इसको दे दी, तो ये एटम्स या मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट कर रहे हैं अबाउट देयर मीन पोजिशंस ऑफ डिफरेंट एम्पलीट्यूड्स, ठीक है। तो यहां पे ऐसे हीट एनर्जी का फ्लो होता है। तो यहां पे देखो ऐसा थोड़ी ना हुआ है कि ये एटम हीट एनर्जी को लेके यहां पे पहुंचा है, इसने इसको दी, इसने इसको दी, जब इनका कोलिजन हुआ है इसने इसको दी उतनी ही, इसने उसको दी। तो यहां पे नो डिस्प्लेसमेंट ऑफ एटम्स, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं होता कि ये एटम हीट एनर्जी को लेके यहां पे पहुंचेगा, ठीक है। इसका मतलब नो डिस्प्लेसमेंट ऑफ एटम्स, ये इसको देगा हीट एनर्जी, ये इसको, ये इसको, ये इसको, ठीक है। तो ये तो था हमारा कंडक्शन, फर्स्ट मोड ऑफ हीट ट्रांसफर। इस हीट ट्रांसफर चैप्टर में हम इसी को डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। आज के इस लेक्चर में हम थोड़ा थोड़ा पढ़ रहे हैं कंडक्शन को, कन्वेक्शन को और रेडिएशन को, ठीक है। अब देखो कन्वेक्शन, और ये भी ध्यान रहे ये जो कंडक्शन है ना ये केवल सॉलिड्स में होता है, ओनली इन सॉलिड्स, ठीक है। कंडक्शन केवल सॉलिड्स में होता है, और कंडक्शन को हमें अभी अभी पढ़ा है थोड़ा सा डिटेल में, तो इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आज के इस लेक्चर में तो हम तीनों मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर को थोड़ा थोड़ा पढ़ रहे हैं। फर्स्ट मोड ऑफ हीट ट्रांसफर हमने पढ़ लिया कंडक्शन, ये केवल सॉलिड्स में होता है, ठीक है, तभी तो मैंने रोड ली थी। अब देखो सेकंड मोड ऑफ हीट ट्रांसफर, कन्वेक्शन। यहां पे जो हीट का ट्रांसफर होगा ना, इसमें क्या होता है, एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट होती है ऑफ पार्टिकल्स, एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। पार्टिकल्स बोल दो या एटम्स या मॉलिक्यूल्स, ठीक है। और देखो कन्वेक्शन लिक्विड में भी हो सकता है, गैस में भी। कन्वेक्शन जो मोड ऑफ हीट ट्रांसफर है लिक्विड में भी हो सकता है और गैस में भी, ठीक है। सॉलिड में तो होता ही नहीं, लिक्विड और गैस में, ठीक है। और देखो अब हम पढ़ेंगे नेचुरल कन्वेक्शन, नेचुरल कन्वेक्शन। कन्वेक्शन चाहे नेचुरल हो या फोर्स्ड हो, इसमें एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल्स होता है, ठीक है। तो नेचुरल कन्वेक्शन देखो, मान लो मेरे पास ये कंटेनर है, ठीक है, जिसमें लिक्विड भरा हुआ है जैसे कि वाटर, और मैंने यहां पे नीचे से इसको हीट दे रहा हूं, ठीक है। एक तरह से ऐसा मानो
गैस पे रख रखा है, इस जो अब हमारी रसोई में गैस होती है ना, इस कंटेनर को हमने गैस पे रख दिया, तो यहां से हीट दे रहा हूं मैं, ठीक है। तो देखो जब हम थोड़ी देर बाद इस वाटर में अपना हाथ डुबोएंगे ना, तो हमें गरम गरम महसूस होगा। तो इसका मतलब हीट यहां से यहां तक पहुंच रही है, यहां से यहां तक है, नीचे से मैं इसको हीट दे रहा हूं। थोड़ी देर बाद में जब मैं अपना हाथ डुबाऊंगा इसमें वाटर में, यहां पे कुछ, तो मेरे को यहां पे थोड़ा थोड़ा ज्यादा गर्म महसूस होगा। तो इसका मतलब हीट एक तरह से यहां पहुंच रही है। तो वो कैसे पहुंच रही है? थ्रू कन्वेक्शन। तो देखो यहां पे जो वाटर का मॉलिक्यूल होगा उसको हीट एनर्जी मिलेगी, ये क्या होगा? वार्म, ठीक है। और वार्म वाटर मॉलिक्यूल क्या हो जाता है? लाइट। तो वो ऊपर की तरफ उठेगा, ये वार्म हो चुका है वाटर मॉलिक्यूल इस हीट की वजह से। वार्म वाटर मॉलिक्यूल क्या हो जाता है? लाइट हो जाता है, हल्का हो जाता है, जिससे ये ऊपर की तरफ उठेगा, राइज होगा, ठीक है। और जो ऊपर वाटर मॉलिक्यूल है वो क्या है? कोल्डर है अभी, ठीक है। तो ये मतलब रिलेटिवली हैवियर है, हैवियर वाटर मॉलिक्यूल। तो ड्यू टू ग्रेविटी ये नीचे की तरफ आएगा, ठीक है, ये नीचे की तरफ आएगा ऊपर वाला वाटर मॉलिक्यूल ड्यू टू ग्रेविटी, क्योंकि ये हैवियर है। ये लाइट कैसे हुआ ये वाटर मॉलिक्यूल? क्योंकि इसको हीट एनर्जी मिली, ये वार्म हो गया, जिसकी वजह से ये वाटर मॉलिक्यूल या लिक्विड मॉलिक्यूल लाइट हो जाएगा। तो लाइट तो ऊपर की तरफ राइज होगा वाटर मॉलिक्यूल, और ये रिलेटिवली हैवियर है, कोल्ड है ना, क्योंकि यहां तक अभी हीट नहीं पहुंची है। तो ये अंडर ग्रेविटी, ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की तरफ आएगा, तो फिर ये यहां पे पहुंचेगा, तो फिर इसको हीट मिल जाएगी, तो फिर ये वार्म हो जाएगा, ठीक है। तो फिर वार्म वाटर मॉलिक्यूल ऊपर की तरफ राइज होगा। तो कुछ ऐसे काम होता है, यहां पे वाटर मॉलिक्यूल को हीट एनर्जी मिलती है, वो गर्म हो जाता है, वार्म हो जाता है, और वार्म होने की वजह से वो लाइट हो जाता है, जिससे वो ऊपर की तरफ राइज करता है। तो वो हीट एनर्जी को लेके ऐसे पहुंचता है ऊपर की तरफ, ठीक है। और जो ऊपर वाला दूसरा जो वाटर मॉलिक्यूल है वो रिलेटिवली कोल्ड है, मतलब रिलेटिवली हैवियर। तो ड्यू टू ग्रेविटी वो नीचे की तरफ आएगा, जब यहां पे पहुंचेगा उसको भी हीट एनर्जी मिलेगी, तो वो वार्म हो जाएगा, लाइट हो जाएगा, फिर ये ऊपर की तरफ जाएगा हीट एनर्जी को लेके, और ये यहां पे कंटिन्यू रहेगा, ऐसा होता ही रहेगा, ठीक है। तो ऐसे यहां पे एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट है वाटर मॉलिक्यूल्स का, देख सकते हो वाटर मॉलिक्यूल हीट एनर्जी लेके यहां से यहां तक गया है, ठीक है। तो ये क्या है? नेचुरल कन्वेक्शन। तो अब देखो नेचुरल कन्वेक्शन की एक और एग्जांपल, सी ब्रीज और लैंड ब्रीज। नेचुरल कन्वेक्शन की ही एग्जांपल है सी ब्रीज और लैंड ब्रीज। अब देखो ये क्या होती है, तो देखो मान लो ये क्या है? समुद्र का पानी, ठीक है, सी वाटर। और यहां पे क्या होता है? सैंड होता है, रेत, ठीक है। तो देखो सी ब्रीज तो होता है डे में, अब क्या होता है वो थोड़ी देर में पता चलेगा। लैंड ब्रीज होता है नाइट में। तो डे में क्या होगा? सूर्य निकला होगा, निकला हुआ होगा ना। तो देखो यहां पे होता क्या है, वाटर की जो स्पेसिफिक हीट है ना वो ज्यादा होती है सैंड से, ठीक है।
ये होता ही है। तो इसका मतलब है सैंड जल्दी गर्म होगा और जल्दी ठंडा होगा एज कंपेयर टू वाटर, क्योंकि वाटर की स्पेसिफिक हीट ज्यादा होती है एज कंपेयर टू सैंड। तो इसका मतलब सैंड रेत वो एज कंपेयर टू वाटर जल्दी गर्म हो जाता है और जल्दी ठंडा भी हो जाता है। ठीक है, तो ये तो दिन की बात है। तो इसका मतलब तो देखो यहां पे जो एयर होगी ना वो वार्म हो जाएगी। वो कैसे? क्योंकि ये सैंड वार्म हो गया ना, यहां पे टेम्परेचर क्या होगा, मान लो T1, और यहां पे सी वाटर का टेम्परेचर होगा मान लो T2। तो T1 T2 से ज्यादा होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि जो वाटर की जो स्पेसिफिक हीट है ना वो सैंड से ज्यादा होती है। तो इसका मतलब है जो रेत होता है सैंड वो जल्दी गर्म होता है और जल्दी ठंडा भी हो जाता है। ये तो दिन की बात है। तो इसका मतलब यहां पे रेत का टेम्परेचर ज्यादा होगा वाटर के टेम्परेचर से, सी वाटर के टेम्परेचर से ज्यादा होगा, मतलब T1 विल बी ग्रेटर देन T2। और इस सैंड के जस्ट अबव जो एयर होगी ना, एयर वो वार्म हो जाएगी, क्योंकि सैंड का टेम्परेचर ज्यादा है ना, सैंड वार्म है। तो इस सैंड के रेत के जस्ट ऊपर जो एयर होगी वो क्या होगी, वार्म है, गर्म एयर। और वार्म एयर क्या करती है, एक्सपेंड करती है। ठीक है, तो यहां पे इस वार्म एयर का प्रेशर मान लो P1 होगा। ठीक है, तो अब देखो वार्म एयर है इस गर्म सैंड के जस्ट ऊपर। वार्म एयर क्या हो जाती है, लाइट होती है। वार्म एयर क्या होती है, लाइट। तो ये वार्म एयर ऊपर की तरफ उठेगी, इस एयर के मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो जैसे ये मॉलिक्यूल्स ऊपर उठते जाएंगे ना, तो ये जो एयर के मॉलिक्यूल्स है या जो ये एयर है, वार्म एयर जो कि ऊपर की तरफ उठ रही है, इसका टेम्परेचर कम होता जाएगा। जैसे ये ऊपर की तरफ उठती जाएगी तो यहां पे आके ये कोल्ड हो जाएगी, कोल्ड एयर। ठीक है, तो अब कोल्ड एयर होगी, तो कोल्ड एयर के मॉलिक्यूल का वजन कंपैरेटिवली ज्यादा होता है एज कंपेयर टू वार्म एयर के मॉलिक्यूल से। तो अब ये ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की तरफ आएगी, ये कोल्ड एयर। ठीक है, तो अब देखो यहां पे क्या है, एक तरह से कोल्ड एयर है अब, और वार्म एयर का प्रेशर P1, कोल्ड एयर का प्रेशर मान लो P2। तो वार्म एयर तो क्या करती है, एक्सपेंड करती है, तो P1 विल बी लेस देन P2। ठीक है, तो यहां पे इस वार्म एयर का प्रेशर इस कोल्ड एयर के प्रेशर से वो क्या होगा, कम। तो इसका मतलब देखो यहां पे हाईयर प्रेशर, यहां पे लोअर प्रेशर, और मान लो समुद्र किनारे हम यहां पे खड़े हुए हैं, तो अब कोल्ड ब्रीज ऐसे ब्लो करेगी, हाईयर प्रेशर टू लोअर प्रेशर करती है ना। अब हमें क्या होगा, ऐसा लगेगा कि सी से एक ठंडी हवा आ रही है और हाईयर प्रेशर टू लोअर प्रेशर ब्लो करती है। ठीक है, तो हमें क्या महसूस होगा, कोल्ड एयर फ्रॉम सी। ठीक है, सी से एक ठंडी हवा आ रही है, हमें ऐसा महसूस होगा। और अब देखो लैंड ब्रीज क्या होता है, नाइट में होता है लैंड ब्रीज। क्या होता है, अब देखो अगेन मान लो ये सैंड है और ये सी वाटर है। ठीक है, अब देखो रात को तो टेम्परेचर कम होता है ना, कोई सूर्य नहीं होता, कोई सन नहीं होता। तो अब देखो ये हमें पता है वाटर की स्पेसिफिक हीट सैंड से ज्यादा होती है। तो इसका मतलब सैंड जितना जल्दी गर्म होता है ना उतना जल्दी ठंडा भी हो जाता है।
तो मान लो ये सैंड का टेम्परेचर T1 और रात को सी वाटर का टेम्परेचर T2। तो अब यहां पे T2 T1 से ज्यादा होगा। रेत जितना जल्दी गर्म होता है ना उतना जल्दी ठंडा भी हो जाता है रात को। ठीक है, तो T2 विल बी ग्रेटर देन T1। तो अब देखो एक तरह से अब यहां पे है वार्म एयर, क्योंकि T2 T1 से ज्यादा है ना, तो यहां पे क्या है वार्म एयर। ये जो सी वाटर के जस्ट अब जो एयर होगी ना वो क्या हो जाएगी, वार्म हो जाएगी, गर्म हो जाएगी। और वार्म एयर क्या हो जाती है, लाइट हो जाती है हल्की, और वो फिर ऊपर की तरफ उठती है। ठीक है, वार्म एयर लाइट होती है ना, तो वो ऊपर की तरफ राइज करती है और कोल्ड होती जाती है। जब यहां पे पहुंचेगी तो वो कोल्ड हो चुकी होगी। और कोल्ड एयर के मोलिक्यूल का वेट कम होता है एज कंपेयर टू वार्म एयर के मोलिक्यूल से। तो ड्यू टू ग्रेविटी अब ये कोल्ड एयर नीचे की तरफ आएगी। ठीक है, तो अब देखो वार्म एयर का मान लो प्रेशर है P1, कोल्ड एयर का प्रेशर है मान लो P2। ठीक है, ऐसा मान लो, क्योंकि T2 मानना ना, वार्म एयर का प्रेशर है P2 और कोल्ड एयर का प्रेशर है P1। यहां पे क्या है, कोल्ड एयर। वार्म एयर क्या करती है, एक्सपेंड करती है, तो जिससे P2 कम होगा P1 से, या P1 विल बी ग्रेटर देन P2। ठीक है, तो अब ये जो ठंडी हवा चलेगी ऐसे बीच टू सी, कोल्ड एयर ऐसे चलेगी, हमें ऐसा लगेगा। मतलब अगर हम रात को यहां पे बीच पे खड़े हुए हो ना, तो हमें ऐसा लगेगा कि यहां से ऐसे कोल्ड एयर चल रही है टूवर्ड्स सी की तरफ। ठीक है, तो हमें ऐसा लगेगा कि रात को ऐसा लगता भी है कि हमें समुंदर अपनी तरफ खींच रहा है, हमें ऐसे हवा लगेगी। ठीक है, वो ठंडी हवा। तो अब देखो ये तो था नेचुरल कन्वेक्शन। इसमें क्या होता है, एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल्स होता है। ठीक है, और लिक्विड में भी हो सकता है कन्वेक्शन और गैस में भी। लिक्विड में तो देख लिया, और गैस मतलब एयर में भी देख लिया, सी ब्रीज लैंड ब्रीज। ठीक है, और अब देखो फोर्स्ड कन्वेक्शन, ये क्या होता है। ये तो था नेचुरल कन्वेक्शन। अब देखो फोर्स्ड कन्वेक्शन, ये क्या होता है। फोर्स्ड कन्वेक्शन तो देखो मान लो यहां पे हमने आग जला रखी है, फायर, तो इसके ऊपर एयर मॉलिक्यूल्स होंगे। ठीक है, ये क्या हो चुके होंगे, अब गर्म हो चुके होंगे, वार्म। ठीक है, अब मैं क्या करूं, यहां पे ऐसे पंखा लगा दूं कोई, तो अब ये वार्म एयर मॉलिक्यूल्स इस पंखे की हवा के कारण ऐसे मूव करेंगे ना। ठीक है, तो ये होता है फोर्स्ड कन्वेक्शन। मतलब हीटेड एयर मॉलिक्यूल्स को मैंने फोर्स कर दिया टू मूव फ्रॉम दिस प्लेस टू दिस प्लेस। ठीक है, तो फोर्स्ड कन्वेक्शन की डेफिनेशन क्या है, व्हेन हीटेड एयर मॉलिक्यूल्स फोर्स्ड टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस with the help of a fan।
ये मैंने यहाँ पे पंखा लगा दिया और यहाँ पे मैंने ऐसे आग जला रखी है, इसके ऊपर एयर मॉलिक्यूल्स होंगे, वो वार्म हो जाएंगे, गर्म हो जाएंगे ना। तो ऐसे पंखा ऑन कर रखा है मैंने यहाँ पे। तो ये हीटेड एयर मॉलिक्यूल्स अब ऐसे मूव करेंगे ना फ्रॉम दिस प्लेस टू दिस प्लेस, ठीक है। तो ये है फोर्स्ड कन्वेक्शन। तो एक तरह से यहां से यहां हीट एनर्जी फ्लो करेगी और यहां पे एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर पार्ट मॉलिक्यूल्स हो रहा है, ऐसे हीट एनर्जी फ्लो करेगी ना। ये गर्म हो चुके हैं ना एयर मॉलिक्यूल्स, और ये गर्म एयर मॉलिक्यूल्स इस तरफ जाएंगे क्योंकि ये फोर्स्ड एयर मॉलिक्यूल्स है ना, क्योंकि मैंने यहाँ पे पंखे को ऑन कर रखा है। तो हीट एनर्जी ऐसे फ्लो करेगी और यहाँ पे एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल्स हो रहा है ना, एयर मॉलिक्यूल्स जो कि गर्म हो चुके हैं ये यहाँ से यहाँ तक जाएंगे, तो वो हीट एनर्जी को लेके जाएंगे ना। तो एक तरह से हीट एनर्जी ऐसे फ्लो करेगी, ठीक है। तो ये है मेरा फोर्स्ड कन्वेक्शन। अब देखो एक एक्सेप्शन है। तो देखो मरकरी तो क्या होता है, लिक्विड होता है, ठीक है। मरकरी होता है लिक्विड, लेकिन अगर मैं मरकरी को हीट करूं ना, तो इसमें जो हीट ट्रांसफर होती है ना, या हीट का फ्लो जो होता है, वो होता है कंडक्शन, जो मैंने फर्स्ट टाइप पढ़ा था, मोड ऑफ हीट ट्रांसफर, कंडक्शन। ये तो लिक्विड है, लेकिन जब मैं मरकरी लिक्विड को हीट करूंगा ना, गर्म करूंगा, तो इसमें जो हीट का फ्लो होगा वो कंडक्शन के तहत होगा। जो फर्स्ट मोड ऑफ हीट ट्रांसफर पढ़ा था ना उसके तहत, कन्वेक्शन के तहत नहीं होगा। और देखो लिक्विड भी है, ये तो होना तो चाहिए था, जैसे कि हम अगर सोचें तो कन्वेक्शन मोड ऑफ हीट ट्रांसफर के तहत होना चाहिए था, लेकिन इसके तहत नहीं होता। तो ये एक एक्सेप्शन है यहाँ पे। तो अब देखो थर्ड मोड ऑफ हीट ट्रांसफर, और जो कि है रेडिएशन। थर्ड मोड ऑफ हीट ट्रांसफर इज रेडिएशन। तो देखो ये क्या है, इट इज द मोड ऑफ हीट ट्रांसफर, या इट इज द मोड ऑफ हीट ट्रांसफर, सही है, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस in the form of electromagnetic radiation या electromagnetic waves, ठीक है। तो मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे हीट एनर्जी फ्लो, हीट एनर्जी फ्लो एक जगह से दूसरी जगह पे, वन प्लेस टू अनदर प्लेस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के थ्रू हो, ठीक है, थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो यहां पे जो हीट एनर्जी होती है ना, इसको रेडिएंट एनर्जी भी बोलते हैं, ठीक है। तो अब देखो सबसे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के कितने टाइप्स होते हैं वो देख लेते हैं। 7 होते हैं, 7 टाइप्स, 7। कौन से होते हैं? रेडियो वेव, माइक्रोवेव, रेडियो वेव, माइक्रोवेव और इंफ्रारेड, और फिर उसके बाद में है विजिबल लाइट, और फिर इसके बाद में है अल्ट्रावायलेट रेज, और फिर एक्स रेज, गामा रेज।
7 हो गए ना, 1 2 3 4 5 6 7। तो देखो जो रेडिएशन होती है, मोड ऑफ हीट ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के तो ये 7 टाइप्स होते हैं। तो ये जो इंफ्रारेड रेज होती है ना, यही हमें वार्मथ का फील करवाती है, फील्स ऑफ वार्मथ, गर्मी का एहसास करवाते हैं इंफ्रारेड वेव्स। ठीक है, तो यहां पे ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ना, एक तरह से कौन सी है, कौन सा पार्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का? इंफ्रारेड, इंफ्रारेड। ठीक है, इंफ्रारेड, इंफ्रारेड रेज ही हमें गर्मी का एहसास करवाती हैं। तो देखो इंफ्रारेड वेव्स भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही है। तो इसका मतलब ये जो रेडिएशन है, मोड ऑफ हीट ट्रांसफर, इसको किसी मीडियम की तो जरूरत होगी नहीं, नो मीडियम रिक्वायर्ड। ठीक है, और देखो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम वो क्या होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो ये जो इंफ्रारेड वेव्स है, इसकी भी स्पीड वो क्या होगी? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड इन वैक्यूम। ठीक है, और ये जो हमारा रेडिएशन है ना, मोड ऑफ हीट ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, इसमें किसी मीडियम की रिक्वायर नहीं होती, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स तो वैक्यूम में भी चल सकती है ना, ट्रैवल कर सकती है। और 7 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजिबल, अल्ट्रावायलेट, एक्सरेज, गामा रेज। ठीक है, तो इनमें से किसका फोटोन की एनर्जी सबसे ज्यादा होती है? गामा रे की। ठीक है, ये ऐसे फोटोन एनर्जी इंक्रीज कर रही है, या एक तरह से फ्रीक्वेंसी। ठीक है, और देखो मान लो दिन का टाइम है, सन निकला हुआ है। ठीक है, हम अर्थ की सरफेस पे खड़े हैं। तो जो सनलाइट जो होती है ना, उसमें मेनली कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है? मेनली अगर मैं बात करूं, इंफ्रारेड, विजिबल और अल्ट्रावायलेट। इंफ्रारेड, विजिबल और अल्ट्रावायलेट। जो हमें गर्मी का एहसास होता है ना, वो इंफ्रारेड की वजह से होता है। इंफ्रारेड वेव्स की वजह से हम वार्म फील करते हैं, गर्मी फील करते हैं। ठीक है, और देखो जो ये इंफ्रारेड वेव्स होती है ना, इनकी वेवलेंथ रेंज ऑफ इंफ्रारेड वेव्स वो क्या होती है? 8 × 10⁻⁻7 मीटर से 4 × 10⁻⁻4 मीटर। ठीक है, और हमें ये पता चल गया, ये जो रेडिएशन है, मोड ऑफ हीट ट्रांसफर, ये क्या एक तरह से हीट एनर्जी का फ्लो है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में भी कौन सी? इंफ्रारेड। उसी की वजह से हमें गर्म महसूस होता है। ठीक है, और ये जो हीट एनर्जी फ्लो करती है ना फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इसको रेडिएंट एनर्जी भी बोलते हैं और थर्मल रेडिएशन भी बोलते हैं। ठीक है,
तो देखो इंफ्रारेड है तो इसको हम देख तो सकते नहीं। जो इंफ्रारेड वेव्स एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक ट्रैवल करेंगी तो वो एक तरह से हीट एनर्जी फ्लो करती है। और इंफ्रारेड वेव्स को हम देख नहीं सकते, केवल विजिबल लाइट को देख सकते हैं ना। ठीक है, तो अब देखो इस दुनिया में मान लो कोई भी ऑब्जेक्ट है, मान लो मैंने ये ऑब्जेक्ट ले लिया, इसका टेम्परेचर है T ग्रेटर देन 0 केल्विन। ठीक है, ये क्या है, इसका टेम्परेचर एब्सोल्यूट टेम्परेचर ग्रेटर देन 0 केल्विन। तो दुनिया में कोई भी ऑब्जेक्ट हो जिसका टेम्परेचर ग्रेटर देन 0 केल्विन है और वो T है, ठीक है, तो ये क्या करेगा, इंफ्रारेड रेडिएशंस मतलब रेडिएंट एनर्जी को एमिट करेगा। ठीक है, ऐसे रेडिएंट एनर्जी को एमिट करेगा, इंफ्रारेड रेज निकलेंगी इसमें से, इंफ्रारेड वेव्स। तो एक तरह से ये रेडिएंट एनर्जी को एमिट करेगा। और जो रेडिएंट एनर्जी एमिटेड पर सेकंड, रेडिएंट एनर्जी एमिटेड पर सेकंड मतलब इन द फॉर्म ऑफ इंफ्रारेड वेव्स, इस ऑब्जेक्ट से हर सेकंड में कितनी रेडिएंट एनर्जी एमिट हो रही है। मतलब एक तरह से रेडिएंट पावर एनर्जी पर सेकंड पावर हो गया ना, तो रेडिएंट पावर ये किसके बराबर आएगा, E सिग्मा A T की पावर 4। ठीक है, E क्या हुआ यहां पे, एमिसिविटी ऑफ मटेरियल। ठीक है, और A क्या है, इस ऑब्जेक्ट का सरफेस एरिया। स्टीफन्स लॉ में पढ़ेंगे हम ये, जो नेक्स्ट चैप्टर आएगा ना हमारा, रेडिएशन पूरा चैप्टर होगा, उसको रेडिएशन को वहां पे हमें बिल्कुल डीप में, मतलब डीप में पढ़ेंगे, डिटेल में बिल्कुल। तो वहां पे ये एक स्टीफन्स लॉ आएगा। ठीक है, ई क्या है, एमिसिविटी ऑफ मटेरियल। एमिसिविटी वहीं पे पता चलेगा, अभी थोड़ी देर के लिए याद रख लो। सिग्मा क्या है, स्टीफन कांस्टेंट, इसकी वैल्यू क्या होती है वो वहीं पे बता देंगे नेक्स्ट चैप्टर जो आएगा ना, रेडिएशन। ए क्या है, सरफेस एरिया ऑफ दिस ऑब्जेक्ट। टी क्या है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट हो जिसका टेम्परेचर 0 केल्विन से ज्यादा है। ठीक है, और उसका एब्सोल्यूट टेम्परेचर है कैपिटल T ग्रेटर देन 0 केल्विन। T शुड बी इन केल्विन, तभी तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर बोल रहा हूं मैं, ग्रेटर देन 0 केल्विन। तो कोई भी ऑब्जेक्ट हो दुनिया भर में, वो अपने खुद के टेम्परेचर की वजह से, उस एब्सोल्यूट टेम्परेचर की वजह से क्या करता है, इंफ्रारेड वेव्स एमिट करता है। तो ये जो रेडिएंट एनर्जी होगी ना इस ऑब्जेक्ट से जो एमिट हो रही होगी पर सेकंड में, मतलब एक तरह से रेडिएंट पावर, ये आती है E सिग्मा A T की पावर 4। नेक्स्ट चैप्टर में स्टीफन्स लॉ आएगा, रेडिएशन जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा वहां से पता चलेगा। ठीक है, E एमिसिविटी ऑफ दिस मटेरियल, और इसका सरफेस एरिया ऑब्जेक्ट का कैपिटल A, और T क्या है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ दिस ऑब्जेक्ट। ठीक है, सिग्मा स्टीफन कांस्टेंट, ये वहीं पर पता चलेंगे। अभी भी समझ में ना आए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं यहां पे ये बताना चाहता हूं कि रेडिएंट एनर्जी एमिटेड पर सेकंड फ्रॉम ए ऑब्जेक्ट जिसका एब्सोल्यूट टेम्परेचर T है ग्रेटर देन 0 केल्विन, वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, सरफेस एरिया ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। मतलब
ई के ऊपर, एमिसिविटी ऑफ मटेरियल, ठीक है। तो अब देखो, अब हम ये समझते हैं एक बिल्कुल सिंपल एग्जांपल से कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन को। कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन, इन तीनों मोड ऑफ हीट ट्रांसफर को हम एक बिल्कुल सिंपल एग्जांपल की हेल्प से समझेंगे। तो देखो, मान लो मैंने ये आग जला रखी है, ठीक है, फायर, आग जला रखी, ठीक है। तो यहां पे एयर के मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है। तो ये वार्म हो जाएंगे, गर्म हो जाएंगे, वार्म एयर मॉलिक्यूल्स, और ये लाइट हो जाते हैं जिससे ये ऊपर की तरफ उठेंगे, ठीक है। तो ये तो हो गया कन्वेक्शन, मतलब अगर हम ऊपर अपना हाथ रखें ना आग से थोड़ी सी ऊपर, तो हमें थोड़ा गर्म गर्म महसूस होता है, मतलब हीट एनर्जी का फ्लो है फ्रॉम हेयर टू हेयर, और ये कन्वेक्शन के तहत है, ठीक है। यहां पे एक्चुअली डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल्स है, एयर मॉलिक्यूल्स का डिस्प्लेसमेंट है, वही हीट एनर्जी को ऊपर लेके जा रहे हैं, तो हीट एनर्जी का फ्लो ऐसे है। और ये कन्वेक्शन प्रोसेस के तहत है, कन्वेक्शन मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट एनर्जी के तहत है, ठीक है, क्योंकि यहां पे एक्चुअली डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर मॉलिक्यूल्स है ना, ठीक है। और अब देखो, मैं मान लो यहां पे ऐसे एक रोड ले लूं और यहां पे अपना हाथ से पकड़ लूं, तो क्या होगा, हीट एनर्जी ऐसे फ्लो करेगी, तो मेरे को यहां पे गरम गरम महसूस होगा, फील वॉर्म, रोड का ये एंड, तो मतलब हीट एनर्जी ऐसे फ्लो कर रही है। तो ये किसके तहत है, कंडक्शन मोड ऑफ हीट ट्रांसफर के तहत है, ठीक है, क्योंकि यहां पे एटम्स या मॉलिक्यूल्स होंगे रोड के अंदर जो कि वाइब्रेट कर रहे होंगे अबाउट देयर मीन पोजीशंस, ठीक है, ऑफ डिफरेंट एम्पलीट्यूड से, सबसे ज्यादा एम्पलीट्यूड इसका होगा, फिर इसका और कम होगा, इसका और कम होगा एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन। तो ये इससे टकराएगा, यहां पे ये हीट एनर्जी देगा, मान लो स्टेडी स्टेट है, मतलब अब रोड हीट एनर्जी को नहीं खाएगी, काफी टाइम हो गया इस रोड के इस एंड को इस आग के ऊपर रखे, काफी टाइम हो गया, ठीक है। तो ऐसे हीट एनर्जी का फ्लो होगा, रोड का कोई भी पार्ट हीट एनर्जी को खाएगा नहीं, तभी स्टेडी स्टेट बोल रहा हूं मैं। और इसमें क्या होगा, रोड के जो एटम्स या मॉलिक्यूल्स है ना, वो ऐसे वाइब्रेटरी मोशन परफॉर्म करेंगे अबाउट देयर मीन पोजीशंस, ठीक है, ऑफ डिफरेंट एम्पलीट्यूड, सबसे ज्यादा एम्पलीट्यूड इसका होगा, सबसे कम इसका होगा। एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन जैसे मैं इस तरफ जाता जाऊंगा वो कम होता जाएगा। तो ये एटम यहां से हीट एनर्जी लेगा, ये एटम इससे टकराएगा तो वो हीट एनर्जी दे देगा इस एटम को, फिर ये एटम इससे टकराएगा, उतनी हीट एनर्जी ये एटम इसको दे देगा, ये एटम इससे टकराएगा क्योंकि ये वाइब्रेट कर रहे हैं ना, तो उतनी हीट एनर्जी ये इसको दे देगा। तो यहाँ पे मुझे जितनी हीट एनर्जी मिली वहां पे, यहाँ पे रोड के इस एंड पे उतनी ही पहुंच गई, तभी तो स्टेडी स्टेट बोल रहा हूं मैं, ठीक है। तो हीट एनर्जी का फ्लो हो रहा है, और ये कंडक्शन मोड ऑफ हीट ट्रांसफर के तहत है, क्योंकि यहां पे एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट थोड़ी ना इन एटम्स की। एक तो ये हो कि ये एटम यहां से हीट एनर्जी लेके यहां से यहां पहुंचा हुआ, ऐसा कुछ नहीं है, ये इससे टकराएगा, ये इसको देगा हीट एनर्जी, ये इससे टकराएगा, ये इसको हीट एनर्जी देगा ड्यूरिंग वाइब्रेशन, ये इससे टकराएगा, उतनी हीट एनर्जी ये इसको दे देगा, स्टेडी स्टेट की अगर बात हो रही है। तो मुझे यहाँ पे जितनी हीट एनर्जी मिल रही है उतनी हीट एनर्जी यहाँ पे पहुंच जाएगी, तो ऐसे हीट एनर्जी का फ्लो होगा। और यहाँ पे एटम्स की डिस्प्लेसमेंट नहीं, ऐसा नहीं है कि ये एटम हीट एनर्जी को लेके यहाँ पे गया हो, एटम्स का कोलिजन हुआ है ड्यूरिंग वाइब्रेशन, ये इसको हीट दे देगा, उतनी हीट एनर्जी ये इसको दे देगा, ये इसको दे देगा, ठीक है। तो स्टेडी स्टेट की बात करूं, अगर मान लो स्टेडी स्टेट पहुंच चुकी है, काफी टाइम हो गया इस रोड को मैंने इस आग के ऊपर रखे हुए,
तो स्टेडी स्टेट पहुंच जाती है। तो तब क्या होता है, ये रोड हीट एनर्जी खाती नहीं है, जितनी हीट एनर्जी यहां पे लेगी उतनी यहां पे पहुंच भी जाएगी, ठीक है। और अब देखो, मान लो मैं इस आग के बिल्कुल यहां पे अपना हाथ रख रखा है, तो यहां पे भी मुझे वार्म फील होता है। अब देखो, यहां पे मान लो एयर के जो पार्टिकल्स हैं वो वार्म हो जाएंगे, वो तो ऐसे ऊपर की तरफ उठेंगे ना लाइट होने के कारण, तो हीट एनर्जी का फ्लो तो ऐसे होगा। ऐसे तो हुआ नहीं, लेकिन फिर भी यहां पे मुझे अपना हाथ पे थोड़ा थोड़ा गर्म महसूस होता है, फील वार्म फील होता है। तो कहीं ना कहीं ऐसे हीट एनर्जी का फ्लो हुआ होगा। वो किसके तहत हुआ होगा? रेडिएशन के तहत, ठीक है। तो हुआ क्या है, इंफ्रारेड वेव्स निकली है यहां से, तो वो हीट एनर्जी को यहां से यहां तक लेके गई हैं, ठीक है, जिससे मुझे अपना हाथ पे थोड़ा गरम गरम महसूस होगा। अगर मैं आग के साइड में भी अपना हाथ ऐसे रखूं तो मुझे गर्मी महसूस होती है ना। तो यहां से इंफ्रारेड वेव्स निकली हैं इस आग में से, कोई भी ऑब्जेक्ट हो ग्रेटर देन 0 केल्विन पे, तो इंफ्रारेड वेव्स तो एमिट करेगा ना, बिल्कुल करेगा। तो ऐसे हीट एनर्जी का फ्लो होगा थ्रू इंफ्रारेड वेव्स, ठीक है। तो ये कन्वेक्शन है, ये कंडक्शन है, और ये रेडिएशन है। तो अब देखो, मान लो ये कोई भी ऑब्जेक्ट है यहां पे, TH टेम्परेचर पे है, ये TL टेम्परेचर पे, TH TL से ज्यादा है, ठीक है। और ये दोनों मेंटेन कर रखे हैं, ये भी मेंटेन कर रखा है TL टेम्परेचर पे। मतलब अगर मैं यहां से कोई भी हीट निकालूं ना, इसका टेम्परेचर में कोई डिक्रीज नहीं आएगा, ठीक है। ऐसे ही यहां पे अगर कोई हीट इसके अंदर ऐड करूं ना, तो इसके टेम्परेचर में कोई इंक्रीज नहीं आएगा। तो ये मेंटेन कर रखे हैं TH टेम्परेचर पे, TL टेम्परेचर पे। तो अब देखो, मान लो मैंने ऐसे एक रोड को कनेक्ट कर दिया, रोड का एक एंड इससे कनेक्ट है, एक एंड इससे। तो हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर हीट एनर्जी का फ्लो होगा फ्रॉम दिस ऑब्जेक्ट टू दिस ऑब्जेक्ट, ठीक है। रोड, और मान लो स्टेडी स्टेट की बात हो रही है, स्टेडी स्टेट की बात हो रही है, तो रोड के इस एंड का टेम्परेचर TH हो जाएगा, इस एंड का टेम्परेचर TL, ठीक है। और मैंने इसको TH टेम्परेचर पे मेंटेन कर रखा है, इसको TL पे। तो हीट एनर्जी का फ्लो होगा थ्रू कंडक्शन, ठीक है। क्या हुआ, ये जो एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, ये ऐसे वाइब्रेट करेंगे ना, यहां पे टेम्परेचर TH, जैसे मैं इस तरफ जाता जाऊंगा रोड का टेम्परेचर कम होता जाएगा, स्टेडी स्टेट की बात कर रहा हूं ना। तो यहां पे टेम्परेचर TL। तो अब स्टेडी स्टेट की बात हो रही है, ठीक है। तो विद टाइम रोड के किसी पर्टिकुलर पॉइंट का टेम्परेचर चेंज होने वाला नहीं है। रोड कोई भी हीट एनर्जी यहाँ पे खाएगी नहीं, यहाँ से जितनी हीट एनर्जी लेगी उतनी यहाँ पे पहुंचा देगी। ऐसे हीट एनर्जी का फ्लो होगा और थ्रू कंडक्शन होगा, ठीक है। एटम्स मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट करते रहेंगे अबाउट देयर मीन पोजीशन से। इसका इसके साथ कोलिजन होगा, ये इसको हीट एनर्जी दे देगा, इसका इसके साथ कोलिजन होगा, उतनी हीट एनर्जी इसको दे देगा। और स्टेडी स्टेट की बात हो रही है, तो यहां से जितनी हीट एनर्जी मिल रही है रोड के इस एंड को, यहां पे उतनी ही पहुंच भी जाएगी, ठीक है। तो ये तो हो गया कंडक्शन। और मान लो यहां पे एयर है, एयर एज मीडियम, तो क्या होगा, यहां पे एयर का मॉलिक्यूल वार्म हो जाएगा, ये इस तरफ फ्लो करेगा, समझ रहे हो ना।
तो एक तरह से हीट एनर्जी वो ऐसे फ्लो हो रही है, किसके तहत? कन्वेक्शन के तहत। ठीक है, हीट एनर्जी ऐसे फ्लो होगी। और देखो मेरे को पता है कोई भी ऑब्जेक्ट हो वो इंफ्रारेड रेडिएशंस को एमिट करेगा। ठीक है, तो ये होगी इंफ्रारेड वेव्स। तो यहां से यहां तक थ्रू इंफ्रारेड वेव्स हीट एनर्जी का फ्लो होगा। तो ये रेडिएशन मोड ऑफ हीट ट्रांसफर के तहत होगा। ठीक है, हाँ ये जरूर है, यहां पे तीनों मोड ऑफ हीट ट्रांसफर आएंगे, कंडक्शन भी, कन्वेक्शन भी, एयर मॉलिक्यूल्स के थ्रू कन्वेक्शन हो गया, और ये ऑब्जेक्ट इंफ्रारेड वेव्स एमिट करेगा ना, तो ये रेडिएशन हो गया। लेकिन यहां पे कंडक्शन डोमिनेंट है, कंडक्शन डोमिनेंट है ओवर कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। ठीक है, तो अब देखो सेकंड केस क्या हो सकता है। अगेन वही है, मैंने इन दोनों को मेंटेन कर रखा है, ये TH टेम्परेचर पे, ये TL पे, TH इज ग्रेटर देन TL। ठीक है, अब मान लो यहां पे एयर नहीं है, नो एयर। ठीक है, रोड है और रोड मान लो स्टेडी स्टेट पे है, तो जितनी यहां से हीट मिलेगी उतनी यहां पे पहुंच जाएगी। ठीक है, तो ये कंडक्शन के थ्रू हो गया, ऐसे हीट एनर्जी फ्लो करेगी। और कोई एयर नहीं है तो कन्वेक्शन हो नहीं सकता। लेकिन ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स मतलब इंफ्रारेड रेडिएशंस को तो एमिट करेगा ना, तो रेडिएशन के तहत यहां पे इंफ्रारेड रेज के तहत हीट एनर्जी का फ्लो होगा। ठीक है, तो यहां पे कंडक्शन डोमिनेंट है रेडिएशन के ऊपर, कंडक्शन विल बी डोमिनेंट। मतलब एक तरह से डोमिनेंट का मतलब क्या है? कंडक्शन मोड ऑफ हीट ट्रांसफर के तहत हीट एनर्जी का फ्लो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू रेडिएशन के तहत। ठीक है, अब मान लो ये रोड नहीं है, नो रोड। अब ठीक है, एयर है लेकिन कोई रोड नहीं है, तो ये एयर के मॉलिक्यूल्स वार्म हो जाएंगे, TH इज ग्रेटर देन TL, और ये एयर मॉलिक्यूल्स इस डायरेक्शन में चलेंगे, तो हीट एनर्जी का फ्लो होगा किसके तहत? कन्वेक्शन के तहत। और इंफ्रारेड रेडिएशंस तो ये एमिट करेगा ही करेगा, तो थ्रू इंफ्रारेड रेज हीट एनर्जी का फ्लो होगा, मतलब एक तरह से थ्रू रेडिएशन। और अब देखो फोर्थ केस क्या हो सकता है? ना एयर हो और ना रोड हो, कोई हवा भी नहीं है और कोई रोड भी नहीं है। कोई हवा नहीं है तो कन्वेक्शन नहीं हो सकता, कोई रोड नहीं है तो कंडक्शन नहीं हो सकता। लेकिन ये इंफ्रारेड वेव्स को तो एमिट करेगा ना, तो थ्रू रेडिएशन मोड ऑफ हीट ट्रांसफर इंफ्रारेड रेज के तहत हीट एनर्जी का फ्लो होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम कंडक्शन को डीप में पढ़ेंगे, जो फर्स्ट मोड ऑफ हीट ट्रांसफर था ना कंडक्शन, कंडक्शन भी स्टेडी स्टेट पे। ठीक है।
नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको बिल्कुल डीप में पढ़ेंगे। इनफैक्ट इस पूरे हीट ट्रांसफर चैप्टर में हम कंडक्शन एट स्टेडी स्टेट इसी को पढ़ेंगे, ठीक है, पूरे डीप में। तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।